डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि किस तरह से मुग़ल साम्राज्य जो है वो छिन भिन होने लगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो उसके बाद जो प्रांतों में सूबेदार थे वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे और उन्होंने जो है प्रांतों में अपना जो कर इकट्ठा करके भेजते थे वो भी भेजना बंद कर दिया, जिससे प्रांतों की जो है आमदन जो है वो कम हो गई। और उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में जमींदार और किसानों के विद्रोह और कृषकों के आंदोलन, कृषक होते हैं किसान, उनके आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे भारत में भी जो है पंजाब से किसान चल के दिल्ली की सीमा पर पहुंच चुके हैं और वो सरकार से अपनी मांगें मनवाना चाहते हैं। ऐसे ही उस समय भी ये छोटे मोटे विद्रोह होते रहते थे और कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए जाते थे। जैसे कोई कर बढ़ा दिए गए तो उनके विरुद्ध होता था। ऐसे ही आज कल के वाले किसान भी जो है ये इसी वजह से विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फसलें भी जो है सरकार जो है नकदी रूप में सरकार नहीं ले रही है और क्या है उनको दूसरों को भेजना पड़ता है, जिससे औने पौने भाव में इनकी फसल जाती है। और कभी कभी ये शक्तियाँ सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भी कोशिशें थी। और कभी कभी क्या होता था कि ये जो सरदार लोग होते थे जो कस्बे में, वे अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या है विद्रोह करवा देते थे। परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया। अब क्या है कि जिस कस्बे में जिस सूबेदार की के अंडर में होता था, वो क्या करते थे, अंदर ही अंदर अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत करते रहते थे और अपनी सेना पालते रहते थे, जिससे कि अचानक ही बड़े बड़े सरदारों पे ये विद्रोह कर देते थे। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके, क्योंकि जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी इतने शक्तिशाली नहीं थी जितने औरंगजेब खुद था। और भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालिक लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया। उस टाइम पे जो एक लेखक था उसने जो राजा साम्राज्य में राजा के जो वित्त मंत्री जो थे उनसे पूछ के दिवालियेपन का वर्णन किया है कि बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे, लेकिन उन्हें दानों में कुछ नहीं मिलता था। उनके स्थानीय गुमाश्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बन रहते थे, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता था जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता था। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था और प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका था। यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता था। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते थे, और जिनकी उससे आशा की जाती थी वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते थे, घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते थे, पैसा कहाँ से आता। इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह भारी मात्रा में यहाँ से धन दौलत ले गया। और नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता बना रहा। यानी कि अहमद शाह अब्दाली ने भी कई बार हमारे देश भारत पर बार बार आक्रमण किए और उसने 1748 से लेकर 1761 के बीच में 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रशिक्षकों ने किया है। इनमें से एक मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से है। 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए सोने के बर्तन और लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया था, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला भी नहीं हो सकता। जैसे तख्ते ताउज और मयूर सिंहासन जो है ये माना हुआ बहुत बेशकीमती जो था उस समय का। और एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण का प्रभाव मिलता है। जो कभी मालिक थे अब वे दर्दनाक हालत में आ गए थे। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी अब उन्हें अब भूख प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता था और अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया था और दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया था। और जो शौकीन
लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे बेघर हो गए थे। और नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया था। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर दिया था। अब साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था और अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता, मतलब कि पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता होती है, आपसी लड़ाई ने उन्हें और भी अधिक कमज़ोर बना दिया था। और ये अभिजात दो गुटों में बढ़ गए थे, ईरानी और तुरानी। तुर्क के मूल के रहने वाले थे ये तुर्क इसके, और काफ़ी समय तक परवर्ती मुग़ल बादशाह में इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बन रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुग़ल बादशाहों फर्रुखसियर और आली मार द्वितीय जो थे इनकी हत्या हो गई, और दो अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजात ने अंधा कर दिया। नए राज्यों का उदय। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और जमींदारों ने इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति को और भी अधिक प्रबल बना लिया। 18वीं शताब्दी में के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांट दिया गया। अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल साम्राज्य के प्रांत थे, और हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने जो है संबंध नहीं तोड़े थे। ऐसे राज्यों को जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन के जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। और तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों और जाटों के राज्य आते हैं, और ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद मुगलों से अपनी स्वतंत्रता छीन ली थी। और पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हुआ उनमें से 3 राज्य थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों के द्वारा स्थापित थे और इन तीनों राज्यों के संस्थापक सयादत खान अवध के थे, मुर्शिद अली कुली खान बंगाल के और आसफ जहां हैदराबाद के व्यक्ति थे, और जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास भी अधिक था, और आसफ शाह और मुर्शिद कुली खान दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था, और जबकि सयादत खान की जात का दर्जा 6,000 था। यानी कि उस समय इनको 7,000 का जो है वो दर्जा प्राप्त था। ये बहुत ही उच्च वेतन प्राप्त करने वाले इनके जो मुगलों के समय के जो ये वो मनसबदार थे। धन्यवाद।